हिमाचल प्रदेश के विधायकों की बगावत अभी शुरू भी नहीं हो पाई थी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को जोरदार झटका लग गया। कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेता कौस्तव बागची ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। बागची ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। साथ ही इस्तीफे की कॉपी पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को भेजी गई। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बागची ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए। ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी कौस्तव बागची ने अपने इस्तीफे में लिखा, मेरा मानना है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टीएमसी के साथ गठबंधन बनाने का आग्रह केवल कुछ संकीर्ण हितों या कुछ नेताओं और उनके सहयोगियों के लाभ के लिए है। कांग्रेस पार्टी के उन वफादार सैनिकों का घोर अपमान है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना राजनीतिक चरित्र खो दिया है। बागची ने कहा कि शायद अब लोग मुझे पार्टी विरोधी कहें। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, पार्टी टीएमसी के साथ हाथ मिला रही है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल इकाई को कोई महत्व नहीं देता, इसलिए मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि आपको 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस समय केवल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ही है जो पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटा सकते हैं। इसके पहले बागची ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी की थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल मार्च में जमानत पर रिहा होने के बाद कौस्तव बागची अपना सिर मुंडवा लिया था। उन्होंने राज्य में ममता बनर्जी सरकार की सत्ता में रहने तक बाल नहीं रखने की कसम खाई थी। हालांकि वे कांग्रेस से पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस की टीएमसी के साथ गठबंधन करने की वजह से वो नाराज थे। बागची के मुंडन करवाने के वक्त कई कांग्रेसी नेता भी वहां मौजूद थे। ये अपने आप में चौंका देने वाली घटना है जब किसी नेता ने इस प्रकार कसम खाकर मुंडन करवाने की बात अंजाम दी हो। उसके बाद कसम खाई कि जब तक ममता बनर्जी सरकार न गिरा दूं तब तक बाल नहीं रखूंगा, ममता बनर्जी की नींदें उड़ा दूंगा। मुंडन करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगेंगी तो वह भी माफी मांगने के बारे में सोचेंगे। असल में बागची ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पूर्व आईएएस दीपक कुमार घोष की लिखी पुस्तक ममता बंदोपाध्याय के जेमोन देगची में बहुत सारी खास बातें हैं। कौस्तव ने दावा किया कि 189 पन्नों की किताब में चॉकलेट सैंडविच खाकर ममता बनर्जी के अनशन से लेकर काफी पारिवारिक मुद्दे हैं जिसका खुलासा होने पर उन्हें जनता पहचान जाएगी। वे ममता बनर्जी के उसी राज को खोल देना चाहते हैं। इस किताब को पूरे राज्य भर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में बांटा जाएगा। इस बयान के 24 घंटे बाद ही कौस्तव बागची की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में जब कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन करने को आतुर हो तो कौस्तव बागची अपनी कसम कैसे पूरी कर पाते, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के 7 समन को गैर कानूनी बताकर खारिज कर चुके हैं। अब उनके पास 8वां समन भेजा गया है। जाहिर है ईडी को ही कानून सिखा रहे केजरीवाल 8वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और ईडी से सवाल करेंगे। लेकिन शराब घोटाला में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर आई है जो उनके तोते उड़ाने के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा, चाहे वह व्यक्ति कोई हो। लेकिन ईडी के समन पर केजरीवाल उनके सामने जाना तो दूर, उससे ही ये पूछ रहे हैं कि पहले बताओ मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो। इसके साथ ही ईडी को बीजेपी का मोहरा बताकर केजरीवाल ये बार बार कह चुके हैं कि ईडी के सहारे उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने की साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और खुद केजरीवाल कई बार तारीख बताकर सनसनी फैलाते रहे हैं। ईडी फला दिन गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केजरीवाल को अपनी बयानबाजी बंद कर ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। अब तक केजरीवाल शायद ये भ्रम पाले बैठे थे कि कोई न कोई अदालत ईडी के समन पर रोक लगा देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल का ये भ्रम भी टूट गया होगा। असल में सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ ईडी ने याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने कथित रेत खनन घोटाला में तमिलनाडु के 5 डीएम को जारी समन पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु सरकार ने ईडी की तरफ से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर बाद में डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। ईडी ने अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया और जिला कलेक्टर्स को ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच कर रही थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कहा कि ये देखा गया कि अधिनियम के तहत जारी कार्यवाही के दौरान ईडी किसी भी व्यक्ति को सबूत पेश करने या उपस्थित होने के लिए तलब कर सकती है। आगे कहा गया कि जिस किसी को भी समन जारी किया गया
उनसे उम्मीद की जाती कि वह ईडी के समन का सम्मान करेंगे और उनका जवाब देंगे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी जिस व्यक्ति की मौजूदगी को जांच के दौरान जरूरी समझती है उसे समन जारी कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं। इन तीनों को अब तक जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी तो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज की जा चुकी है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो अब तक यही कहानी दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ, शराब घोटाले की कहानी गढ़ी गई। ये पूरी तरह से फर्जी है। लगता है कि आम आदमी पार्टी में शायद ही कोई ऐसा विधायक, मंत्री और पार्षद नहीं बचा होगा जो घोटाला करने, रिश्वत लेने और जबरन उगाही करने में मास्टर न हो। शराब घोटाला में तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार करवाकर अब खुद केजरीवाल फंसे हुए हैं और ईडी से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को एक डॉक्टर के आत्महत्या के उकसाने के मामले में दोषी करार दिया है। प्रकाश जारवाल ने एक डॉक्टर से रिश्वत के लिए अपने गुर्गों के सहारे इतना दबाव बनाया कि उसने उगाही से आजिज आकर आत्महत्या कर ली। बड़ी बात यह कि दोषी करार दिए जाने के बाद भी जारवाल अपने आप को महान बताता है और अपनी तुलना हरियाणा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से करने लगा। प्रकाश जारवाल को जल्द ही अदालत सजा सुनाएगी और माना जा रहा है कि जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में ये लंबा नपेगा। राउज एवेन्यू अदालत ने देवली के विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120 बी के तहत दोषी पाया। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल समेत कुल 3 लोगों को दोषी करार दिया गया। स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत ने फैसला दिया। नवंबर 2021 में एक अन्य बेंच ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ आरोप तय किए थे। जारवाल ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। जारवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक और यदि भाजपा में शामिल हो गए होते तो शायद बरी हो जाते। आप जारवाल ने गोपाल कांडा के सामने अपने केस की तुलना करते हुए कहा कि छोड़ दिया गया क्योंकि वे भाजपा के विधायक थे। 18 अप्रैल 2020 को दक्षिण दिल्ली के दुर्ग विहार में रहने वाले 52 वर्षीय डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने जारवाल और उनके सहयोगियों पर जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। मृतक डॉक्टर टैंकर सप्लाई के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। आरोप है टैंकर सप्लाई मामले में ही उनसे वसूली की जा रही थी और इतना परेशान किया गया कि डॉक्टर ने जान दे दी। कर्नाटक में कांग्रेस ने 4 में से 3 राज्यसभा की सीटें क्या जीत ली। खुशी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हालांकि बीजेपी ने तुरंत इसका प्रतिवाद किया और विधानसभा एनेक्सी थाने में मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन कांग्रेस अंत तक इस बात को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताती रही। लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर बेंगलुरु पुलिस भी नींद से जागी और उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सैयद नासिर हुसैन के समर्थकों ने उनके चुनाव जीतने के बाद लगाए थे। विधानसभा एनेक्सी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की ये देश में पहली घटना है। मामले को बिगड़ता देख कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और सफाई देने सीएम सिद्धरमैया सामने आए। सिद्धरमैया ने कहा कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के मामले में विपक्षी दल भाजपा के आरोप से साबित हुए तो ये कड़ा एक्शन लेंगे। उनका ये बयान तब आया जब बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और केस दर्ज किया। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने भी थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा नेताओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस ने उन टीवी चैनल्स के वीडियो फुटेज इकट्ठे किए हैं जिन्होंने इस घटना का वीडियो प्रसारित किया था। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि अगर रिपोर्ट से साबित हो गया कि ऐसा नारा लगाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वालों को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने विधानसौध में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के खिलाफ नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने भाजपा के लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा
कि उसके कुछ समर्थकों ने नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने कहा कि मैं जब घर जा रहा था तभी एक मीडिया हाउस से फ़ोन आया कि किसी ने उनकी जीत पर ऐसा नारा लगाया। मैं उन लोगों के बीच में था और मैंने कभी ऐसा नारा नहीं सुना। पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करने दीजिए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इनमें 3 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई। इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई जो भाजपा के लिए एक झटका है। कांग्रेस की तरफ से चुने जाने वालों में अजय माकन, GC चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन हैं, जबकि भाजपा की तरफ से नारायणसा के भांगड़े ने भी जीत हासिल की है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा ने देर रात दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। भाजपा MLC रवि कुमार और राज्य विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डोडन्ना गौड़ा पाटिल ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में हुसैन की जीत की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रवि कुमार और डोडन्ना गौड़ा पाटिल द्वारा दायर एक शिकायत में कहा गया कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत नासिर हुसैन और उसके सभी समर्थकों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करें, अन्यथा देश के गद्दारों का समर्थन करने के लिए गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इस पर हुसैन के कुछ समर्थकों ने दावा किया कि वे नज़ीर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसे कुछ भाजपा नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के रूप में गलत समझा। महिलाएं चप्पलों से सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को ही नहीं पीट रही, बल्कि इन महिलाओं के निशाने पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के भी रिश्वतखोर नेता हैं। जिस तरह TMC नेता शाहजहां शेख के अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा, ठीक उसी तरह से आम आदमी पार्टी के रिश्वतखोर पार्षद के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे पकड़कर सरेराह कूट दिया। घटना मध्य प्रदेश की है। श्योपुर में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को रिश्वत की ऐसी लत लगी कि आखिरकार इस वजह से वो पिट ही गया। असल में आम आदमी पार्टी का ये पार्षद PM आवास के लिए मिलने वाली सरकारी पैसों में से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगता था। इससे नाराज महिलाओं ने उसे नगर पालिका कार्यालय के नीचे ही घेर लिया। महिलाओं ने बीच बाजार में पार्षद की ऐसी पिटाई की कि उसे अपनी जान बचाने के लिए थाने में भागना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला वार्ड नंबर 14 के पार्षद जुगल मेहरा से जुड़ा है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। लेकिन महिलाओं का आरोप है कि जुगल मेहरा PM आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसों में से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगता है, जिसमें 10,000 रुपये पहले और 10,000 रुपये बाद में काम होने के बाद दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनाक्रम के मुताबिक नगर पालिका में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में वार्ड 14 के पार्षद जुगल मेहरा भी पहुंचे, जिन पर महिलाओं ने PM आवास की किश्त दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। फिर उनकी पिटाई कर दी गई। सरेराह महिलाओं ने पार्षद का कुर्ता फाड़ दिया और पहले चप्पलों से फिर थप्पड़ से पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन महिलाओं से घिरे पार्षद ने कोतवाली थाने में भागकर अपनी जान छुड़ाई। एक यूज़र ने इस घटना का वीडियो शेयर किया। उसने लिखा कि श्योपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी के पार्षद की महिलाओं ने चप्पल से पिटाई कर दी। महिलाओं ने पार्षद पर PM आवास योजना की किश्त बैंक खाते में डलवाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पार्षद की पिटाई की खबर मिलने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के पति सुजीत गर्ग और दूसरे पार्षद और पार्षद जनप्रतिनिधि भी कोतवाली पहुंचे और SDOP राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अदालतों में कानूनी पेच लड़ाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी की पतन सियासी मैदान में ऐसे कटी कि सिंघवी ही नहीं पूरे कांग्रेस की हालत पतली हो गई। सिंघवी की हार के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार दांव पर लग गई है। 43 विधायकों वाली पार्टी को जब 25 विधायकों वाली पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ता है तो ऐसा ही होता है, और जहां मामला कांग्रेस का हो तो उससे भी हाल बुरा हो जाता है। भाजपा के हर्ष महाजन ने अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। बड़ी बात यह कि दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट्स मिले, लेकिन सिंघवी की किस्मत ऐसी खराब कि आमतौर पर जिसके नाम की लॉटरी निकलती है वह जीत जाता है, लेकिन यहां जिसके नाम की पर्ची निकलती है वही हारता है। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने यह चुनाव जीत लिया।
कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने नतीजे आने के बाद कहा कि मेरे नाम का प्रस्ताव करने वाले भी खिलाफ चले गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं हर्ष महाजन को बधाई देता हूं, वे जीत गए, वे मेरी बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी पार्टी से कहना चाहूंगा, आत्मनिरीक्षण करें और सोचें कब एक 25 सदस्यीय पार्टी पर 43 सदस्यीय पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करती है। बस एक ही संदेश है, हम बेशर्मी से वो काम करेंगे जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन 9 विधायकों को धन्यवाद जो कल रात तक हमारे साथ थे। इनमें से 3 तो आज सुबह भी हमारे साथ नाश्ता करके गए। इन्होंने हमारे साथ भोजन किया, हमारे साथ जलपान किया और तस्वीरें खिंचवाईं। हमने इस हार से बड़ा सबक लिया। पाला बदलने वाले विधायकों को एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो लोग शाम तक कस्में खाते रहे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, लेकिन बाद में अपना ईमान ही बेच दिया। सुक्खू ने बताया कि 9 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है। इनमें 3 निर्दलीय हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिन 6 विधायकों ने अपना ईमान बेचा वे तो कांग्रेस के टिकट पर आए थे। उन्होंने तो भाजपा उम्मीदवारों को हराया था। ये नाराजगी का वोट नहीं था। हिमाचल की जनता ऐसी संस्कृति की आदी नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार सिंघवी ने हार के बाद कहा कि ये सितारों में लिखा है कि भगवान द्वारा लिखा गया है। लॉटरी के सामान्य ड्रॉ में जो नाम निकलता है वह जीत जाता है। चुनाव आयोग के अजीब नियम के तहत बॉक्स से निकाला गया नाम जो मेरा था हार जाता है, बाहर रखा जाता है। सिंघवी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के एक अजीब नियम के तहत जो मुझे आज पता चला, जिस उम्मीदवार का नाम निकलता है वो हार जाता है, इसमें मेरा नाम निकला। सिंघवी ने राजनीति में नई संस्कृति पेश करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि वो किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा लेकिन इस चुनाव ने मुझे एक सबक सिखाया, लोग रातों रात अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं को कैसे बदल सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि इन विधायकों ने नमक हलाली के स्थान पर नमक हरामी की है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार खतरे में पड़ गई है। राज्यसभा के चुनाव में हुई फजीहत के बाद अब सरकार को बचा पाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कांग्रेस के 6 विधायक तो पहले से ही बीजेपी के साथ चले गए और अब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार गिरती देख कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के घंटे भर के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद से हटा दिया। आनन फानन में दिल्ली के ऑब्जर्वर शिमला भेजे गए, जहां वो विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल का बजट फंस गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच संग्राम शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बेवजह बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया। इसके बाद हंगामा मच गया और विक्रमादित्य सिंह ने रोते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह अपने और विधायकों के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि असंतोष का ये नतीजा। विक्रमादित्य सिंह ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई आरोप लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधायकों की शिकायत का समाधान नहीं हुआ, विधायकों की अनदेखी की वजह से ऐसा हुआ। इस्तीफे का ऐलान करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरे सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। आने वाले समय में अपने लोगों से बात करके भविष्य पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अपने पिता वीरभद्र सिंह के अपमान के आरोप लगाते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि जो व्यक्ति 6 बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से सरकार बनी, उसकी मूर्ति लगाने के लिए इन्हें 2 गज जमीन माल रोड पर नहीं दी। ये सम्मान मेरे दिवंगत पिता के लिए दिखाया गया। हम इमोशनल लोग हैं, हमें पद से लेना देना नहीं है। एक सम्मान जो होना चाहिए, बारी पारी बोलने के बावजूद जो ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में जिन नौजवानों ने सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया था, उनकी उम्मीदों को पूरा किया गया। कांग्रेस के बागियों का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि आखिर उन्हें इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ा। सुक्खू सरकार से नाराज सुधीर का कहना है कि वो राज्य से केंद्रीय नेतृत्व तक के सामने अपनी बात पहुंचा चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुधीर कहते हैं कि हर चीज की एक हद होती है। सुधीर ने कहा कि हमने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी निराशा जाहिर की थी, लेकिन न तो मुख्यमंत्री और न ही पार्टी हाईकमान ने हमारी शिकायतों को सुना। जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या करने वाले हैं, तो बागी गुट के नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ हुए विधायक अगले कुछ दिनों में आगे का फैसला करेंगे। सुधीर शर्मा ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक राजनीतिक विरोधी ने उन्हें खत्म करने के लिए 4 करोड़ रुपए दिए हैं।